नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2016 में जो परीक्षा हुई थी प्राइमरी लेवल का यूपी टेट, उसके बारे में हम इन 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो 30 प्रश्न 19 दिसंबर 2016 में आया था और इन प्रश्नों को हम व्याख्यान सहित प्रथम प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि ये 30 प्रश्न आप जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इन 30 प्रश्न से कम 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं ये 30 क्वेश्चन ना आपको 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। और अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए, और मैं यकीन दिलाता हूं आपके ये काम जरूर आएगी। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो आपको बता दूं, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्रोली, ये 3 पद्धतियां जो हैं ये भाषा शिक्षण की पद्धति है। और जो अभिक्रमित अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम से संबंधित है, यानी किससे संबंधित, सीखने से संबंधित है। बाकी 3 पद्धतियां किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्रोली भाषा शिक्षण से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह किसने कहा है? तो आपको बता दें कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी है, यह महात्मा गांधी का ऐसा कहना था। क्लियर है? इसके बाद व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको बता दूं कि कक्षा में जो अभिनय होता है, कक्षा अभिनय प्रणाली है, वो व्याकरण शिक्षण से उपयुक्त नहीं है। आगमन विधि, निगमन विधि और अव्यवकृति प्रणाली ये व्याकरण शिक्षण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में प्रकाशन हुआ था। और इसके जो संपादक हैं आनंद कादम्बिनी के, उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं, इनकी एक और पत्रिका है, किनकी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की, जिनका पत्रिका का नाम है नागरी नीरद, जो मिर्जापुर से ही निकलती है। और इसके अलावा बनारस में एक पत्रिका है ये पहला ऑप्शन है बनारस। बनारस में जो पत्रिका है उसका नाम है हंस पत्रिका, जो बनारस से निकलती है, और उसके जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके अलावा इलाहाबाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इलाहाबाद में भी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रतीक, और उसके जो संपादक है वो आगे हैं। और लखनऊ एक ऑप्शन दिया है, और लखनऊ से प्रकाशित जो पत्रिका है उसका नाम है तद्भव, और इसके संपादक कौन है, अखिलेश जी हैं। आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 4 ऑप्शन के बारे में हम पढ़ा है। पहला आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो आनंद कादम्बिनी का पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। इसके अलावा इनकी एक पत्रिका और है, उस पत्रिका का नाम है नागरी नीरज, वो भी मिर्जापुर से निकलती है। और आपको बता दूं, बनारस में भी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है हंस, जिसके संपादक प्रेमचंद जी हैं। और इलाहाबाद में भी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रतीक, उसके संपादक आगे जी हैं। और लखनऊ में भी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है तद्भव, उसके संपादक अखिलेश जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे। 5 में लिखा हुआ है आदिकाल की रचना है। तो आपको बता दें, खुमार रासो आदिकाल की रचना है। खुमार रासो के रचयिता जो हैं वो दलपति विजय हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं भी हैं जिसका नाम है बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जिसे आलाखंड के नाम से भी जानते हैं, संदेश रासो आदि। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, 6 में लिखा हुआ है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो इसमें कह रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना के अंतर्गत उद्देश्य जो कथन है वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ये क्या बोलना चाह रहा है, प्रस्तावना के जो प्रश्न हो जाते हैं उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। तो आप याद कर लीजिए, हिंदी का जो गद्यांश शिक्षण आप पढ़ते हैं, उस गद्यांश शिक्षण की जो पाठ योजना है, जो उद्देश्य कथन आएगा, उसका जो एम आएगा, जब तक वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही आएगा, प्रस्तावना के जो प्रश्न हो जाएंगे उसके पश्चात आएगा। इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि किसी भी हिंदी में किसी भी शब्द का यदि आप उपयोग कर रहे हैं, तो अगर उसको किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जोड़ देंगे तो छोटा बच्चा आसानी से समझ जाएगा। ये सबसे है, ब्राह्मण से, व्याख्यान से, चित्र निर्माण से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर
को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त किया गया? 1972 में मिला। आपको बता दें, दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। और आपको बता दें, हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया। और उसका 10 साल बाद 1978 में अगेप को कितनी नावों में कितनी बार के लिए पुरस्कार दिया गया? उसके 1982 यानी कि 4 साल बाद महादेव वर्मा जी को उनकी कृति यामा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखिए, आप एक क्वेश्चन से आपके 4-4 5-5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है। और रात्रि में जो विचरण करता है उसे निशाचर कहा जाता है। उसके बाद मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट, शहद शब्द कैसा है? तो शहद शब्द आगत शब्द है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। शहद शब्द जो है वो कैसा है? आगत है, जो कि तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों से पृथक है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम, उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहा जाता है। देशज वे शब्द होते हैं जो देश में ही बोले जाते हैं परंतु इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तथा आगत वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि। इस तरह से आप याद रखें। शहद कैसा शब्द है? आगत। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता जो होता है वो जंगल में, पुस्तक में, स्त्री में, व्यवसाय में। तो वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं। क्या क्या होता है? नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी आदि। इस तरह से आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका मुकुंद किसका पर्याय है? तो जो मुकुंद है वो है विष्णु का पर्यायवाची। मुकुंद विष्णु का पर्याय है। इसके अंतर्गत पर्याय आते हैं पंडुरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुण ध्वज, विशंभर आदि। 13 नंबर लिखा है काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी तेरही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर। ये रचना धीरे धीरे अब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा रचना की, उसमें आप पढ़ लीजिए। यूपी में ज्यादातर रचना ज्यादातर पूछता है। काहेरी नलिनी तो कुंभलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी के रचनाकार है कबीर। ये कबीर है। काहेरी नलिनी तू कुंभ तेरे ही नारी सरोवर, ये पंक्ति निर्गुण ब्रह्म उपासक, धर्माडंबर के विरोधी, धर्म आडंबर के विरोधी, समाज सुधारक कबीर दास जी की है। इस तरह से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 हम पढ़ेंगे। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर हम पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है तो चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। शुक्ल जी के अन्य निबंध है मित्रता, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि। जबकि आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और क्षण बोले कण मुस्कुराए के लेकर विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है? तो आपको बता दें बारात और वसंत। बारात नहीं होता है, बारात होता है। रात, बारात, वसंत। दिए गए विकल्पों में बारात, वसंत सही है। अन्य तीनों विकल्प त्रुटिपूर्ण है। वर्तनी की दृष्टि से ही दो शब्द सही है। ध्यान रखें, बारात और वसंत होता है, बसंत नहीं होता है। कई लोग बसंत पढ़ते हैं, बसंत नहीं पढ़ते, वसंत होता है। वो संस्कृत शब्द से आया हुआ है, एक तरह से मानो ना। बारात और वसंत, वसंत। नेक्स्ट, अर्ध स्वर है तो या और वाह। दिए गए विकल्पों में य और वाह ही अर्ध स्वर है। आ प्लस ई, आ धन ई मिलकर या, आई, य और आउ व बस, इसलिए ये अर्ध स्वर कहे जाते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा है तो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चोर की दाढ़ी में मतलब अपराधी जो चोरी करेगा उसमें थोड़ा सा डर रहेगा उसे, तो उसे बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है एक बार कई बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए शब्द है पृष्ठपेषण। याद रख लो, एक बार कई बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृष्ठपेषण। जबकि प्राक कथन को भूमिका कहते हैं एवं प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होती है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संपर्क में आता है?
तो बुद्धिहीन शब्द जो आता है वो था विशेषण। बुद्धिहीन मतलब बुद्धि नहीं है तो उसकी विशेषता है, विशेषण हो गया। तो बुद्धिहीन शब्द किसमें आता है? विशेषण में। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो भैया ईंट बिल्कुल अलग हो गई। छत पे आप बैठे हुए हो और आपसे ईंट गिर गई, ये मान लो आपने छोड़ दी तो छत से ईंट दूर हो गई। तो जब कोई चीज दूर हो जाती है, किसी से गिर जाती है, हट जाती है, तो इस स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, यहाँ से उसका कोई अस्तित्व खत्म हो जाता है किसी भी चीज का, तो उसे अपादान कारक बोलते हैं, याद रखना। मोहिर्मी का संधि विच्छेद है महाधन ऊर्मी। और महाधन ऊर्मी में बी और सी ऑप्शन में जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। 21 नंबर की बात की जा रही है। महाऊर्मी, तो आपको बता दूं आउ, आउ ई है ना, आउ ओ बनता है, आ और उ ओ। तो महा प्लस ऊर्मी, आपको बता दूं छोटे ऊ बना, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऊर्मी मतलब इसका उष्म से मतलब होता है, महा उष्मी, महा ऊर्मी। तो याद रखना आ बड़ा महा और ऊ बड़ा ऊ आएगा, महा ऊर्जा, महोर्जा ऊर्जा, ठीक है। और ऊर्मी जब भी लिखा है ध्यान रखना, चाहे वो गंगोर्मी हो, चाहे वो महाऊर्जा हो, महाऊर्जा हो, चाहे महाऊर्मी हो, ऊर्मी जो शब्द आएगा उसमें हमेशा बड़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट है समष्टि का विपरीत है व्यष्टि। समष्टि का विपरीत शब्द व्यष्टि है, जबकि विशिष्ट का सामान्य। विशिष्ट मतलब वो विशेष, और विशेष व्यक्ति, और सामान सामान हो गया। और अपुष्टि का पुष्टि, अशिष्ट का जो शिष्टाचार ना हो अशिष्ट, और जो शिष्ट हो पढ़ा लिखा हो शिष्ट, उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा। नेक्स्ट है करपट का तद्भव क्या है? तो करपट का है कपड़ा। करपट का तद्भव कपड़ा है होता है, ना कि कपट, कारपेट और कपूर। जबकि कपूर का जो तत्सम होता है कर्पूर होता है, कर्पूर। 23 के बाद 24 नंबर के हम जानेंगे रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में ईय प्रत्यय है। ई प्रत्यय में अनीय, रमण, रमण के बाद ईय, बड़ी ई आएगा, रमण ईय। नेक्स्ट है 25 नंबर का बोरो, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरते थी, बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिह समर्थी। इन वाक्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्ति की बात अगर हम करते हैं तो इस पंक्ति में आपका रौद्र रस है। बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सत्याई, बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो रही समृद्धि। इस तरह से जो आपकी जो पंक्तियां उनको और अच्छे से अलग से आपको समझाया जाएगा। फिलहाल इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है। उसके 26 नंबर लिखा हुआ है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायल फल चार में छंद है। छंद की वीडियो अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल इसको रोला याद रखो, और जिनको छंद आते हैं उसके बाद देख लीजिए। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायल फलचार में दोहा छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण, पहला यहाँ से लेकर ये रस तक, प्रथम और तीसरा ये, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं, और तृतीय चतुर्थी में निज से सुधार और जो से चार, चौथे में 11 क्या मात्रा है। सोरठ दोहा उल्टा होता है। दोहा में क्या है? पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। सोरठा दोहा उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13। बरवी अवधि का छंद जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है, और रुति मतलब रुकना, और रुआ 24 मात्राओं का मात्रिक छंद है। वाक्य शुद्ध होता है मोहन और गीता गा रही है, नहीं, गीता और मोहन गा रहा है, नहीं, मोहन और गीता गा रहे हैं, राइट, गा रहे हैं, दो लोग हैं इसलिए गा रहे हैं, सी नंबर। 28 नंबर इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? हिंदी शब्दकोश में देख लीजिए क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु, दिए गए विकल्पों में क्लीव शब्द सबसे अंत में आता है क्योंकि आधा का बना हुआ है। कृषक, किसान, किसान जो है जिसे किसानु बोल रहे हैं पहले नंबर पे, कृषक दूसरे नंबर पे, क्रम तीसरे नंबर पे, क्लीव चौथे नंबर पे। इसका क्रम क्या है इसको डिक्शनरी वाले क्वेश्चन भी हम अलग से जरूर पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चाहे वो तत्सम तत्व हो, चाहे वो शब्दकोश के बारे में हो, चाहे वो समाज और संधि अलग से हम बिल्कुल थ्योरी की पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस पर डिस्क्राइब से बात नहीं कर सकते। चराचरम जगत में कौन सा समाज है? चराचरम में द्वंद्व समाज है। आपको बता दें 29 नंबर में लिखा है चराचरम में द्वंद्व समाज है। इसमें सामाजिक पद होगा, चर और अचर होगा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच
और का लोप हो जाता है। जैसे जैसे पराजय अर्थात जय और पराजय, सीता और राम अर्थात सीता और राम। आयोग ने इसका उत्तर डी यानी कि कर्मधारय माना है, जो असंगत प्रतीत होता है। इसलिए मेरे हिसाब से चराचरम चर और अचर का जो होता है वो द्वंद समाजी होता है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, अभ्यागत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अभी प्लस आगत, संधि तोड़ लिया करो। जब भी उपसर्ग पूछे, प्रत्यय पूछे, आप संधि तोड़ने की कोशिश किया करो। इसमें अभी, अभी और या अड़ जाएगा आगत, अभी प्लस आगत यानी कि सी होगा। इसमें सी क्या होगा? अभ्यास शब्द में अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग का समीप, बुरा, चारों ओर, बारंबार, अच्छी तरह आदि अर्थ का बोधक है। जैसे अव्याघात में अभी, अभिकरण में अभी, अभिसरण में अभी, अभिप्राय में अभी। इस तरह से 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। ये कहने को 30 क्वेश्चन है, कहने को ये 15 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ये मान लीजिए इसमें 30 क्वेश्चन के बदले में कम से कम 100 क्वेश्चन निकलेंगे, 90 तो निकलने हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।